अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज प्रोग्राम में बात होगी कराची के हवाले से। कराची शहर मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। सबसे ज़्यादा सनती जो सरगर्मियाँ हैं, तिजारती सरगर्मियाँ हैं, वो शहर कराची में होती हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पिछली कई दिहाइयों से शहर कराची में तरक्की के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़बूहाली का शिकार है। मौजूदा हुकूमत ने जैसे ही इक़्तिदार में आए, सबसे पहली कोशिश ये रही कि कराची के हवाले से ख़ास तौर पे काम किया जाए। जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है, जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं, अमन अमान की सूरत हाल है, और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं। इसको सबसे पहले हल किया जाए। बहरहाल बहुत सारे हुकूमत के पास चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि मौशी सूरत हाल को बेहतर किया जाए। उस सूरत हाल से खुदा का शुक्र है कि हम बाहर निकल आए हैं और सूरत हाल में वाज़े बेहतरी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। अब मसला शहर कराची का। शहर कराची के लिए वफाकी हुकूमत ने ख़ास तौर पे कोशिश की है कि स्पेशल पैकेज इसके लिए अनाउंस किया जाए और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने अपना एजेंडा दिया, उसको बड़ा वेलकम किया गया शहर कराची में रहने वाले लोगों की जानिब से। बड़ी नुमाइंदगी वफाक में शहर कराची की है और अब लोगों को ये उम्मीद हो चली है कि यहाँ पर अब बेहतरी जो है वो आएगी और उसकी तरफ जो है वो लोग देख रहे हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि किस तरह यहाँ की जो मौशी सरगर्मियाँ हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, वफाकी हुकूमत की क्या कोशिश है और ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इसके ऊपर हम आज कोशिश करेंगे कि बात करें ये है क्या और जो बुनियादी इसके मसाइल हैं उसको किस तरह हल किया जाएगा और इससे किस तरह जो है वो हमारी सनती जो सरगर्मियाँ हैं वो मज़ीद आगे बढ़ेंगी। आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के। वेलकम करूँगा सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। आसिम बशीर खान साहब रिसर्च एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आसिम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और जो तीसरे हमारे मेहमान हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है, कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, जनाब मिस्टर राजा कामरान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले बेग साहब आपके साथ। कराची के मसाइल बहुत सारे हैं। वफाकी हुकूमत की कोशिश ये रही कि सबसे पहले कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, फिर यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं जैसे पोर्ट्स की अपग्रेडेशन के हवाले से 790 बिलियन इनिशियली एलोकेट हुए, ट्रांसपोर्ट का मसला हल करना है, सीवरेज का मसला हल करना है। और बिज़नेस कम्युनिटी ये सोचती है, हमेशा से इस बारे में बात करती आई है कि एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट होगी, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग था, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। कैसे देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को इनिशियली? मैं चाहूँगा इसके ऊपर बात या सिर्फ पहले तो कराची के टॉपिक पे ही जो प्रोग्राम रखा है वेरी क्लोज टू माय हार्ट और कर्ज है कुछ मुझ पे क्योंकि इसी शहर का बासी हूँ। कराची के बारे में हमें ज़रा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि कराची गरीब परवर शहर है, गनी परवर शहर है। यस, हाथ फैला के सबको वेलकम कहता रहता है। ठीक, वो लोग फिर यहीं पे सेटल हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं और इन्फ्लेक्स जितना तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों का, उसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके मुताबिक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन इजाफी लोगों के लिए नहीं बना है। ठीक है। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि पानी है, बिजली है, दूसरी चीज़ें जो हैं, गैस है, इन चीज़ों में भी हम जो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्यों नहीं कर पाए भाई? इसलिए एक तो इस शहर की सेंसस अभी तक इशू बना हुआ है, सही सेंसस नहीं हुई। जब तक आबादी का तयन आप सही नहीं करेंगे, आप रिक्वायरमेंट नहीं निकाल सकते, उसको पूरे कैसे करेंगे नीड्स को आप। दूसरी चीज़ मास्टर प्लान, आपको देखा है कि उसमें भी हर बार 5 साल अब मास्टर प्लान की बात होती है, नया मास्टर प्लान। भाई मास्टर प्लान जब तक सामने नहीं होगा, आप वो रोड मैप होता है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ हमने माजी में इग्नोर की। अब इस हुकूमत में जब बारिश आई अगस्त में, तो सब कुछ खुल गया और ये शहर यतीम बन गया। इस यतीम शहर ने हर तरफ निगाह उठा के देखा, मरकज़ को भी देखा, सूबे को भी देखा, और फिर ये पता चला कि कोई वली बारिश ही नहीं है, सब डूब गया था शहर, बिजली 7-7 दिन नहीं थी। तो वज़ीर आज़म साहब ने 1100 अरब रुपए का एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज दिया। उसमें 400-500 के करीब तो सिंध गवर्नमेंट के भी फंड्स थे जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट शेयर करना था। ठीक है।
बाकी सब उनके नहीं थे, ये मैं आज बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी उसमें डोनर्स एजेंसीज थी, वर्ल्ड बैंक थे, हमारे दूसरे, उनके भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के एलोकेशंस थे। जो लोकल कंपोनेंट सिंध गवर्नमेंट या वफाक कर रहा था, फॉरेन करेंसी कंपोनेंट उनके थे। ठीक है। तो ये सब मिला के सबको नेट में डाल दें तो 1100 बनते हैं। ठीक है। अब मैं काम की चीज पे आता हूँ। तो उन्होंने बनाया है, कमेटी भी बनाई 10 लोगों की, फिर एक दूसरी कमेटी थी इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब थे और हमारी मुलाकातें भी हुई, हमने उनको तरजीहात बतलाई। अच्छा, कि आप मैं इस तरफ इसको आऊंगा। पहले करें। ठीक है, प्रायोरिटीज की तरफ आऊंगा। जरा डिटेल टॉपिक है ना, इसके ऊपर पहले मैं आसिम बशीर का एक व्यू ले लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको जरा सा और कोशिश करते हैं कि इसको जोड़ दें मामले को। इनिशियली जैसे बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान नागुज़ीर हो चुका था, सिचुएशन आपके सामने थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डल हो चुकी थी। वफाकी हुकूमत ने इसको जैसे ही टेकअप किया, उसके बाद एक होप पैदा हुई है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इन लाइन हो, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो फिर जाकर आप डिलीवर कर सकेंगे। आप कैसे देखते हैं? मैं चाहूँगा पहले इस पर कमेंट। जी, थैंक यू यासर। देखिए, किसी भी मेट्रोपोलिस और कराची जैसे मैग्नीट्यूड का जो शहर है, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसका हर शहर का एक अपडेटेड मास्टर प्लान होना चाहिए, इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मास्टर प्लान के जो जुज़वियात हैं, उसमें जैसे बेग साहब ने भी अभी कहा कि इसकी जो सेंसस है कराची का, वो कंटेस्टेड है। ठीक है। अब देखिए, सेंसस में 1.5 करोड़ शो किया गया है इसको तकरीबन, जबकि अगर आप बैनुल-अक़वामी इदारों के एस्टिमेट्स लेते हैं वो 3 करोड़ के बराबर है। ठीक है। अब अगर आप इसे रिकंसाइल करने जाते हैं, आपको पता लगता है, अब एक अमेरिका के अंदर ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी का इदारा है जिसने कराची की पॉपुलेशन 2 करोड़ 90 लाख को की है। अच्छा, ये आसिम आपकी बात ठीक है, आपने सही कहा कि ये इशू है, ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अभी हमें देखना है कि आपको फौरन से एक ऐसा प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले ना। ये सेंसस वाला इशू तो ठीक है, अपनी जगह मौजूद है, इसके ऊपर काम कर रहा है वफाकी हुकूमत ने, ये प्लान भी इसके लिए रखा है कि जो नेक्स्ट सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाए और जल्दी जो है उस मामले को हल किया जाए। लेकिन मीन टाइम आपको अपनी एक्टिविटी को रन करना है, आपको सिस्टम को ठीक करना है, क्योंकि यहाँ डैमेजेस बहुत सारे हैं। और रिसेंटली अभी जो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग, आप समझ लें कि नाउमीद ज़्यादा हो गए थे, तो एक होप दी गई है। और ख़ासतौर पे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई है, रोड्स की एक्सटेंशन की बात हो रही है, और ये जो पानी के इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर हो जाएगी। वो बात आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। देखिए, अगर आप 265 MGD सैंक्शन कराते हैं पानी के लिए, K4 के लिए, तो आप वो 1.5 करोड़ लोगों के लिए सैंक्शन करा रहे हैं या 3, ये मैटर करता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पर आते हैं, तो सबसे पहले देखिए, इट इज़ वन ऑफ द मेट्रोपोलिस, दुनिया में ये एग्जांपल आपको नहीं मिलेगी जिसके पास कोई अपना मेट्रो बस या मेट्रो ट्रेन वगैरह का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये बहुत बड़ा, अब ये जो वेव आगही हुई है कराची के मसाइल के हवाले से, ये भी जब जागे हैं, हमारी सरकार जागी है, जब अर्बन फ्लडिंग हुई। ठीक है, अर्बन फ्लडिंग के जब लोग डूब गए, पूरा शहर, मैं उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ, पहले जरा अब ड्रेनेज के सिस्टम की बात कर लेना, क्योंकि पास्ट में जो कुछ होता रहा, अगर इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल वो हो जाएगा। अब फेडरल गवर्नमेंट जो ये इशू को टेकअप कर रही है, होना तो ये चाहिए था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ना इनिशिएटिव लिया जाता उसूली तौर पर, लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट को जो इंटरवीन करना पड़ा है। और वो सबसे पहले जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू रहा, जो अभी लास्ट जैसे भी रेन की बात हो रही थी, तो वो ड्रेनेज का ही सिस्टम था जिसको एड्रेस कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा सा कमेंट कर जाए, ड्रेनेज का मसला। जी बिल्कुल। देखिए, कराची का जो है ड्रेनेज का इशू, ये दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। ये डिफरेंट सक्खर से मुख्तलिफ है, ये सिंध के, लाहौर के या दूसरे शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कराची के जो वेस्टर्न बैंक पर या कराची की वेस्टर्न साइड पर पहाड़ों का सिलसिला है, जिसे आप कीर्थर रेंज कहते हैं, यहाँ से जब टोरेंशियल रेंज होती हैं तो यहाँ से भी पानी का इन्फ्लक्स कराची में आता है। और उस इन्फ्लक्स के लिए कुदरती तौर पर चैनल्स बने हुए थे। अंग्रेज़ जब यहाँ थे, उन्होंने भी उन चैनल्स पर बिल्कुल उन चैनल्स को कायम रखा, उन चैनल से पानी डिस्पोजल हो जाता था। तो अगर आप KMC का और लोकल गवर्नमेंट लॉ देखें, सिंध गवर्नमेंट के लॉज भी देखें, तो उसमें 2 तरह की तखसीस है ड्रेन सिस्टम में, एक स्टॉर्म ड्रेन्स हैं और दूसरे सीवरेज ड्रेन्स हैं। लेकिन अब कराची में अनफॉर्चुनेटली ये ड्रेनेज का इशू इस वजह से हो रहा है कि देयर इज़ नो स्टॉर्म ड्रेन। जितने भी स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उसमें इंडस्ट्रियल फुजला तल्फ किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके दोनों अतराफ जो है, जितने भी स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, उनके दोनों अतराफ एनक्रोचमेंट हो गई है। जी, ये तो शामिल है ना, ये तो प्लानिंग के अंदर शामिल है। ये अब उस प्लानिंग के अंदर शामिल है कि
अब तावक्ती के हुकूमत इन मेजर चैनल्स को दोबारा बहाल ना करे, अभी एक बहुत चैलेंजिंग काम बिल्कुल है। इसके ऊपर अभी आते हैं। अच्छा, हमारे जो तीसरा हमारे मेहमान हैं राजा कामरान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। राजा कामरान साहब, गुफ्तगू हमारी हो रही थी कुछ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, मैं चाहूँगा इसके ऊपर राय दीजिए, क्योंकि इससे पहले हुआ ऐसा नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ कि इसके ऊपर जो है वो बात करने का मौका मिले, क्योंकि वफाकी हुकूमत थी, शायद उसकी तरजीहात में दीगर मामला हो सकते थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, कराची से मैंडेट लेकर आई है, उनकी ख़ास तरजीहात में शामिल है कि ट्रांसफॉर्मेशन कराची की सबसे पहले की जाए, और ये जो बुनियादी मसाइल हैं जिसके ऊपर अभी बात हो रही है, इसको एड्रेस किया जा रहा है। मैं चाहूँगा इस पर कमेंट कीजिए जी। माजरत, ये जहां आप कराची के बात करने बैठे हैं, मैं ताखिर भी इस वजह से हुई कि ट्रांसपोर्ट का मसला था और मैं जैसे डिले हुआ है। मगर कराची की ट्रांसफॉर्मेशन पे पहले हमें ये देखना होगा कि एग्जीक्यूशन जो है कराची में प्रोजेक्ट्स की वो कैसे हो रही है। 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, कराची में ग्रीन लाइन अभी तक मुकम्मल होकर नहीं दी, वो बस नहीं चली जो लाहौर में 1 साल से भी कम अरसे में चल गई है, मुल्तान में चल गई और इसके अलावा इस्लामाबाद में चल गई, BRD पेशावर भी कंप्लीट हो गई, मगर कराची का प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर नहीं दिया। ये आपको देखना है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कराची में। नंबर 2 बात ये है कि सर कराची में पॉलिटिकल ओनरशिप जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे नहीं ले सकी थी, अब उसने 3 साल बाद जाकर इस पॉलिटिकल ओनरशिप को लेने की कोशिश की है। पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया है, मगर स्टिल बहुत कुछ बाकी है काम करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से वाहिद मेट्रोपोलिस है जहां से इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं, और इस पर कराची का राइट बनता है कि कराची के लोगों को ये वफाकी हुकूमत दे। इसमें जो स्पेशल काम करने वाले, देखिए 3-4 काम बहुत अहम है कराची में। नंबर 1 जो आप बात कर रहे थे ड्रेनेज की, ड्रेनेज 2 तरह का ड्रेनेज है, एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है और दूसरा सीवरेज की ड्रेनेज है। इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए। और दूसरी बात है सड़कों पे जो ट्रैफिक है, मैं ये चाह रहा था पहले, अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आपने बात की थी, पहले एक इशू के ऊपर बात कर लेते, क्योंकि मसाइल इतने सारे हैं कि अगर उसके ऊपर हम इस तरह अगर फ्रीक्वेंटली अगर कमेंट करेंगे ना, तो बात फिर दूसरी तरफ जो वो निकल जाती है। ड्रेनेज के हवाले से आप बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल की तरफ आता हूं। देखिए कराची में जितने नाले हैं उन पर इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। अभी नस्ला टावर वाले लोग बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। देखिए अगर गुज्जर नाले के घर गिर सकते हैं, अगर जो है महमूदाबाद में घर गिर सकते हैं, तो एक टावर जो बना हुआ है अगर वो नाले पर बना हुआ तो वो गिरना चाहिए। ये एग्जांपल सेट होनी चाहिए कि हम जो है कराची शहर को जो है ओन करें तो मुकम्मल ओन करें, ये ना हो कि जी अमीरों का घर सबके लिए है। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके लिए ज्यादा है मेरा ख्याल जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके पास ज्यादा इख्तियार है। दूसरी बात ये कि देखिए कराची वाज द प्लान्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची अब 60% कच्ची आबादी पर हो गया, ठीक है। जितनी भी ड्रेनेज है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हो या सीवरेज ड्रेनेज हो, उसके ऊपर कच्ची आबादियां बन गई हैं, उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को यहाँ से निकाल दें, अकोमोडेट करना होगा, ये बात उसके लिए एक सिंध में लॉ मौजूद है जिसमें कच्ची आबादियों की रिहेबिलिटेशन है। उसको अगर सिंध हुकूमत इंप्लीमेंट करे तो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज पर मौजूद जितनी भी कच्ची आबादियां उनको हटाया जा सकता है। ये इस पर वफाक है कि जी वो इस पर बिल्कुल ठीक है, वफाक की तरफ से कोशिश रही है, क्योंकि वो तो अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आपको पता है कि बीच में इशू एक हर्डल 18 अमेंडमेंट की वजह से है, तो बहुत सारी जगहों पर जो है वफाक जो है मुदाखलत नहीं कर सकता। मेरे सब बिजनेस एक्टिविटी की तरफ आ रहे थे। पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हमें अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो यहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होगा। पोर्ट कासिम जो कंसिडरेशन के अंदर आया है, जो टर्मिनल्स की अपग्रेडेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़ी डेवलपमेंट होगी। कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ सकती है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एलाबरेट किया जाए। देखिए पोर्ट कासिम की 5 चैनल्स को बढ़ाने के लिए बजट में फंड भी मुख्तस किए गए हैं और 92 बिलियन का मेरा ख्याल से इस बजट में रखा गया है। और उसके साथ साथ 3 चीज़ें उसके साथ नथी की गई हैं। पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा ड्रेनेज, तीसरा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस पर्सन, जैसे अभी बात की राजा साहब ने, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में आता है। तो ये इंशाल्लाह ये जो 92 बिलियन है ये तो इसके लिए है। मैं जो बात कह रहा था वो रह गई, वो ये थी कि ये सब कराची के लिए 1100 बिलियन की बात हुई, फिर अभी का ईसी ने 739 बिलियन की इंडोर्समेंट दे दी, अप्रूवल, फिर बजट में 92 बिलियन की अप्रूव हो गई है, जिसमें ये 3 सेक्टर थे। ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि फाइनेंसिंग सेक्टर जो हमारा मोड है वो 3 तरह की चीज़ों से ये करेगा। मैं इसको स्पेल आउट करूँ, पहले कभी नहीं की गई। पहला है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो फंड्स दिए गए हैं उसमें जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो
सिंध का और कराची कैसा बनता है वो उधर से होगा। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास 85 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं बैरिया टाउन के, जो उनकी पेनल्टी लगाई थी, तो टोटल तो 400-500 बिलियन है, बट जो किस्तें आ रही हैं उसमें वो कराची को वहाँ फेडरल गवर्नमेंट टेकअप कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट हमें दे, क्योंकि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये फंड हो रहे हैं, और ये कराची की ज़मीन के जो पेनल्टियाँ लगाई हैं उस पर तो इसका हक बनता है। ठीक है, तो आप समझते हैं वो और तीसरी चीज़ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उनके पास मोड जिसमें K4 का प्रोजेक्ट है जो वापडा को दिया है, ग्रीन लाइन दिया है, BRT दिया है, कराची सर्कुलर रेलवे दिया है, नालों की सफाई और गैर कानूनी तजव्वुज़। अब सवाल ये है कि ये चीज़ें हो नहीं रही। ठीक है, ये सब तो स्पेल आउट भी हमने कर दी, मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो उन्होंने मुख्तस किया है वो भी बतलाया। जरूरत इस बात नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो वो जो रोड्स का जो सबसे पहले इनिशिएटिव था, क्योंकि यहाँ तो चलने के लिए सड़क नहीं थी ना, उस पे तो काम स्टार्ट हो गया। का इलाका जो इंडस्ट्रियल जोन है, मेरा बाहर का जब बाहर आता है तो मुझे फिट्स पड़ते हैं कि मैं कौन सी गली से छुपा के उसको ले जाऊं जहाँ पे गाड़ी जो है वो आसमान से नहीं उसके लिए तो फिर सूबाई हुकूमतों की भी तो जिम्मेदारी है ना। आप ये भी तो देखें कि अगर उसकी हमें ये शहर ने जो 70% टैक्सेस दे रहा है, 2 पोर्ट हैं जिनसे $50 बिलियन की इंपोर्ट और $25 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, जो पोर्ट कासिम और KPT जो है, फाइनेंशियल हब है, तमाम बैंक है, 70% टैक्सेस है, और सिंध का पूरा जो रेवेन्यू आता है उसका 90% जो है वो आपका 95% कराची देता है। तो इस शहर का हक बनता है कि इसको आप तरजीही बुनियादों के ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर्स इसके जो हैं उनके ऊपर आप तवज्जो दें। मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त नंबर 1 है जो आपने शहर को डेवलप करना है, जिसकी वजह से अब बारिश का सीजन आ रहा है, कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं कि इस बार क्या होगा। अच्छा, ये जो बात हो रही है में कोई खास चीजें नहीं हुई हैं। अच्छा, ये सवाल तो ये हमने उनसे भी किया जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कि आपके पास कोई कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। विफाक जितना काम कर सकता है इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे पोर्ट्स की अभी यहाँ पर बात हुई है, हमें तो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना है ना, हमने अपना बाय एंड लार्ज टारगेट देखना है कि हम अचीव कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए तो विफाक काम करेगा। लेकिन अभी मिर्ज़ा साहब ने निशानदेही की चंद एक जगहों की या इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इसमें तो ज़्यादा जो सूबाई हुकूमत है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें जो है वो आगे बढ़कर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है, जिसमें रोड्स की एक्सपेंशन सबसे बड़ा जो टॉप प्रायोरिटी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो हम इसी से थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लें, फिर दूसरी तरफ आते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो कुछ हुआ है। अभी मिर्ज़ा साहब से इसके ऊपर भी ज़रा तफसीली गुफ्तगू होगी कि ये सूबाई हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी थी, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। आपने अगर जिम्मेदारी की बात की है तो कोई भी मेट्रोपोलिस हो, कराची को छोड़ दें आप, न्यू दिल्ली हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, ये सारे मेट्रोपोलिस और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग लोकल काउंसिल्स या लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर नहीं होती। ठीक है, जब आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो ये जो फंक्शंस हैं कि शजरकारी करना, दरख्त लगा और ये आपका रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, ये सारे लोकल फंक्शंस हैं। ठीक है, अव्वल तो सूबे की हुकूमत को मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए इन फंक्शंस में। 18वीं तरमीम में पूरे आइन को आपने रीड्रेसल किया, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, लेकिन आपने वो 2 आर्टिकल जो कि लोकल बल्दियात के इख्तियारात से डील करते थे उनमें एक कॉमा भी नहीं हिलाया माजरत के साथ उनके अंदर। और ये पाकिस्तान का आइन, वो फेडरल, दुनिया में कोई 39 कंट्रीज हैं जो जिनका फेडरल आइन है, पाकिस्तान के आइन के अंदर जो लोकल काउंसिल्स हैं या लोकल गवर्नमेंट है उसका कोई चैप्टर नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे एग्जीक्यूट करने के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का एक चैप्टर है। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है। लोकल कंसोलिडेटेड फंड या लोकल गवर्नमेंट का कोई चैप्टर नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं म्यांमार में उनके आइन में ये दर्ज है सारा लोकल काउंसिल की जिम्मेदारियां क्या होंगी, उन्हें कोई एनक्रोच नहीं कर सकता। 2010 के बाद से क्या हो रहा है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया आपने, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया। अब इसके अंदर एफिशिएंसी के इशू तो आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑफिस कहाँ है। अगर कहीं कचरा है तो उसके एमडी को पकड़ा जा सके। आप अपने काउंसिल के चेयरमैन को तो पकड़ सकते हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से बता देता हूँ, कोकन हाउसिंग सोसाइटी का जो रोड है इसके कॉर्नर पर एक वाइट कलर का बेंगलो है, उसके अंदर ऑफिस है। अब क्या वेस्ट से कहीं कचरे का प्रॉब्लम है, कोई यहाँ तक आएगा, सूबे की हुकूमत को एक्सेस करेगा,
तो ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, और आपके पास फाइनेंसेस हों भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स इतना कम्बरसम और कॉम्प्लिकेटेड और कमजोर है। प्रॉब्लम भी एक्चुअली यही आ रहा है जिसकी आपने खुद निशानदेही की है कि वफाक अगर काम करना चाहता है तो दिन नीचे सूबाई हुकूमत की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ये कहा जाता है कि फंड्स की जैसे लोकेशन होती है, आप अगर प्लान लेकर आएंगे, लेट्स से अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पॉइंट आउट की जा सकती हैं लेकिन उसमें नहीं जाते, लेकिन दिन फिर इशू यही है कि आपको कोऑर्डिनेशन रखनी होगी और आपको फिर डिलीवर करना होगा। अब विफाक की जैसे बात हो रही है, मैं आपकी तरफ आऊँगा राजा कामरान, ज़रा इस बारे में बात हो जाए। ट्रांसपोर्ट का एक इशू है, वफाकी हुकूमत ने टेकअप किया, बस आपके लिए यहाँ पर लेकर आए, लेकिन जो सूबाई हुकूमत के एंड से काम होना चाहिए वहाँ पर इतने एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेर इल्तवा रह जाता है। अब इसी तरह अगर दीगर प्रोजेक्ट के अंदर जब विफाक अपना रोल प्ले कर रहा है, वैसे तो विफाक की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो सड़क की तरफ जाए, लेकिन उन्होंने एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव प्लान दिया, वो इसी वजह से कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, ये अगर डिलीवर करेगा या इसका अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप इवेंचुअली अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे, जो कि सूबाई हुकूमत की अगर कंसिडरेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसको चाहूँगा थोड़ा सा डिस्कस करें। मैंने पहले भी कहा कि ये पीटीआई का वो था, कराची का राइट है, पीटीआई पर कर्ज है कि पीटीआई को कराची ने जितवाया है। अगर आप बहुत सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं, आप सूबाई हुकूमत की कंपोजिशन देखें, उसमें से कराची के कितने लोग हैं जो सूबाई हुकूमत में इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, ट्रेजरी बेंचेस में हैं। यानी कराची शहर में सिंध हुकूमत होते हुए कराची शहर में की रिप्रेजेंटेशन सिंध हुकूमत में जीरो है। ठीक है। दूसरी अहम बात यह है कि जब नहीं है, ये वैक्यूम होगा तो कोई ना कोई आएगा। वफाक आ रहा है, क्योंकि वफाक क्यों आएगा? क्योंकि अगर कराची को वो नहीं ठीक करेगा तो फिर वफाक की दो बातें होंगी, एक उसको पॉलिटिकल सेटबैक होगा, दूसरा उसको फाइनेंशियल सेटबैक होगा। अगर कराची अपने टैक्सेस देने की सलाहियत खो देगा, अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे नहीं लगेंगे तो आपको कम से कम यहाँ से जो है 1000 से 1500 अरब रुपए जो है टैक्सेस की कमी हो जाएगी। ठीक है, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो उन्होंने बताया कि तकरीबन 75 अरब डॉलर से ज्यादा की यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। अब उसके ऊपर भी अगर आप वो देखेंगे, ये आप एक अगर वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो कराची फिर क्या हाल होगा? बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल ये देखिए कि वफाक बिल्कुल कोलैप्स करेगा अगर कराची कोलैप्स करेगा। इसीलिए कंसिडरेशन में रखा गया ना सर। ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का एक सबसे बड़ा इशू। तो गवर्नमेंट की सबसे पहली कोशिश ये रही कि किसी तरह आपका जो सर्कुलर रेलवे का जो निज़ाम है इसको फाल बनाया जाए। हम देखते हैं कि माजी में भी इस तरह के काम हुए, मुशर्रफ साहब के टाइम पे हुए, लेकिन फिर वो मामला जो है कहीं दब जाता है। लेकिन इस गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाए, सर्कुलर रेलवे को एक्टिव किया जाए, और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स भी की हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जब इसकी मेजर हाईलाइट में ट्रांसपोर्टेशन आता है, आप किस तरह देखते हैं इसको? पहली चीज़ तो ये कि आप ये समझ लें कि पूरा अप कंट्री से जो कार्गो आते हैं, जो भी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है 25 बिलियन डॉलर की, वो इस शहर कराची की सड़कों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से पोर्ट तक पहुंचती है, क्योंकि पाकिस्तान की यही 2 पोर्ट हैं। अभी अदर तो फंक्शन नहीं। फिर जो पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट है 50 बिलियन डॉलर प्लस अप कंट्री तक जाती है, जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स गुड्स का, डाइज हैं, केमिकल्स हैं, पॉलिस्टर फाइबर है, सब वो भी यहीं से इन सड़कों से जाता है। तो पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये मुस्कुराते हुए अपने सीने पे कंटेनर सुबह दोपहर शाम आना जाना जो अभी चोक होता जा रहा है सिस्टम, यही है कि आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आपकी नीड है बढ़ती हुई, उसको कैटर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, जिस वजह से ये चोक हो रहा है। अब कराची में भी एयरपोर्ट जाना होता तो लोग निकलते हैं 1.5 2 घंटे पहले, नहीं, पहले ऐसा नहीं था। तो एक तो चीज़ ये है कि इस शहर की जो नेशनल इम्पोर्टेंस है और नेशनल कंट्रीब्यूशन है, ये तो कंट्रीब्यूशन टैक्सेस के मद में और जॉब्स के मद में, और पूरे दुनिया के आदमी, पूरे पाकिस्तान के आदमी कहते हैं कि भाई जॉब मिलनी है, चलो, और मिलती है, अल्लाह ताला का करम है, गनी परवर शहर है। लेकिन इस शहर की ओनरशिप किसी ने नहीं। ठीक, आप ये समझते हैं कि मैं समझता हूं प्रिवेल करेगी, हाँ, तो फिर मसला हल होगा। जो अभी राजा साहब ने कहा कि पीटीआई ने भी जो 16 एमएनए और 26 के करीब एमपीएस जो यहाँ से गोद में डाले हैं एक इलेक्शन में, वो कर्ज नहीं अदा करा है।
तो सर देखिए ना, एक तो बड़ा सवाल ये है कि आपके पास देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक हर्डल आपके पास, हर्डल इसलिए वेरी सॉरी यूज़ करना पड़ता है कि विफाक जब काम करवाने की कोशिश करती है तो फिर ये होता है कि जी विफाक इंटरवीन करता है हर इशू के अंदर, सड़कें बनाने के अंदर। अब अगर वो हर बीच में दुनिया प्रॉब्लम में रहेगा, और पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है, पंजाब में भी है कि वफाक के मंसूबे साथ साथ चलते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप उसको इस तरह से ना दें कि जी वफाक कराची के लिए आ गया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट केपीके में कितने प्रोजेक्ट मैं आपको डजन गिनवा दूं, राजा सब इंडोर्स करेंगे मेरे साथ। तो पैरेलल प्रोजेक्ट चलते हैं वफाक के। अगर आप समझते हैं कि ये शहर कमाऊपूत है, इस शहर की आपको वाइबिलिटी को इंटैक्ट रखना है, मेंटेन रखना है, पूरे मुल्क की सलामती के लिए, पूरे मुल्क की मायशत की बैरोमीटर है पूरे पाकिस्तान का, तो आपको विलिंगली अनविलिंगली करना पड़ेगा, यू हैव टू डिलीवर। अच्छा, अब एक ये क्योंकि अब ये बात इस तरफ जा रही है तो देखिए इसमें अब बात ये कि कोऑर्डिनेशन की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इस तरह का आपका ट्रैक रिकॉर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। अभी जैसे खैबर पख्तूनख्वा की बात की है ना, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की यहाँ जो परफॉर्मेंस है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आप क्योंकि एनालिस्ट हैं, अब अगर उनके पास कोई प्लान नहीं होगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो फिर कोई जैसा भी बात हो रही थी ना, पैरेलल प्रोजेक्ट अगर आपके पास है, उनके पास अगर कोई प्लान नहीं है, कोई पैरेलल प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर क्या किया जाए ये तो बताइए, क्योंकि ये तो बड़े बुनियादी मसाइल हैं। जैसा भी कुछ देर पहले भी राजा साहब से बात हो रही थी कि ये तो वफाक का काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इसलिए टेकअप करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक वोट बैंक है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, इसके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। जी देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल यानी जीरो पर नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लान है। जैसे ठीक है, जैसे अभी आप देख लें, ये लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग का जो महकमा है डिपार्टमेंट, ये शारा फैसल के किनारे जो ड्रेनेज रिहेबिलिटेशन हो रही है उसको बोर्ड लगा हुआ है, ये कर रहे हैं। इसी तरह और जगहों पर हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि जीरो। ये नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल ये नहीं कह सकते। लेकिन देखें हमारी डिस्कशन इस वजह से अब थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाए। ठीक है, अब क्रिटिकल बात हो जाए। अभी जैसे आपने बात की यहाँ पर ना इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की ना, आ जाइए उसकी तरफ। जी बिल्कुल। अब देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है केएमसी या केडीए ने ग्रांट किया, केएमसी और केडीए वाले। अब मैं छोटा सा सवाल करता हूँ कि अगर टेस्ला टावर जो है इसके मकीन अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, वो तो सूबाई हुकूमत कलेक्ट करती है। बताइए, अगर केडीए ने ग्रांट किया है फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं, तो सूबाई हुकूमत क्यों लेती है उस इलीगल टावर से, उनके मकीनों से पैसे क्यों लेती है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह सूबाई हुकूमत जो है ये कचरे की मद में जो होता है इसके रेवेन्यूज वगैरह जो सिंध सॉलिड वेस्ट वो क्यों कलेक्ट करती है? फिर इस तरह देखिए, जब आपको ये एस्टेब्लिश करना है ना, तो सूबे की हुकूमत ने तो ये किया, जो सिंध के अंदर जो प्रोविंशियल सिस्टम होता है, जिस तरह एनएफसी होता है, वफाक से सूबों की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सूबों तो उसके नीचे पीएफसी जो है सन 2007-8 में आखिरी मरतबा हुआ। 30 जून सन 2010 को पीएफसी सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो गया। और 1 जुलाई 2010 पहला दिन था 18th अमेंडमेंट का, जब से आज तक पीएफसी नहीं हुआ। जी। अब देखिए पीएफसी क्या बुनियादी मसाइल फिर कैसे? अच्छा, पीएफसी क्या, यही तो हम इसको अलग करना है सर। जी प्लीज। और मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त से राजा से इख्तलाफ करते हुए कहूँगा, इन्होंने असूली तो बात सही की कि नेस्ला टावर को डिमोलिश होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका तो कसूर नहीं है। जो परमिशंस, जो एनओसीज, जो अप्रूवल्स मिले जिन जिन इदारों से और जिन बंदों ने दिए हैं, जो कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कुछ यहाँ भी होंगे, तो उनको पकड़ें, उनको सजा। आखिरी जुमला, आपने बनी गाला को भी रेगुलराइज किया, आपने बहरिया टाउन को भी रेगुलराइज किया, आपने ट्विन टावर जो इस्लामाबाद में थे उनको भी रेगुलराइज। आप पेनल्टी दें और पेनल्टी इतनी सख्त लें कि आइंदा किसी की जरूरत ना हो इलीगल काम करने की, लेकिन उन आदमियों को निकालना। ये है कि ये इसके नीचे नाला बह रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। लोग, मैं अभी आपसे जैसे अर्ज कर रहा था कि केस टू केस आप इसको देखेंगे। बनी गाला से लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं सर, वो सिचुएशन और है, वो जिस जगह बना होता है वो एक जगह है, उसकी लोकेशन आपको पता है। देखिए अगर आप अच्छा, मैं बात कर रहे हैं कि एक बात बता रहा हूँ हुई है ना कि या नहीं हुई है। अच्छा, राजा साहब से ही पूछ लेता हूँ ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसमें बहुत ज्यादा इस बात का कायल हूँ कि यहाँ पर जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं उनको जानबूझ के खराब किया जा रहा है ताकि लोग ऐसी जगहों पे जाके आबाद हों जो पोश एरिया है। मैं एक का नाम दिया है, कई 3-4 ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे लोगों को जबर किया जा रहा है कि वहां जाएं। नाले बंद किए जा रहे हैं शहर के, इस शहर की गटर लाइनें बंद की जा रही हैं, और ये सब पॉलिटिकल रीजन पे हो रहा है। तो सर नस्ला टावर जैसे इन्होंने कहा कि ये जो भी
जो भी बिल्डिंग गलत बनी है, अगर इस शहर को ऑपरेट करना है तो उसको डिमोलिश करके पानी की गुजरगाहें हमें खोलनी होंगी, वरना शहर में अर्बन फ्लडिंग खत्म नहीं हो सकती। ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि आप ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं लेट आया हूँ क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है सर, इस शहर में लोगों का प्रोडक्टिव टाइम जो है 2-2 घंटे रोजाना लोगों का प्रोडक्टिव टाइम जो है वो ट्रैफिक जाम में गुजर जाता है। ड्राइविंग इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, दिमाग की कॉस्ट होती है। हम दिमाग का काम करने वाले लोग हैं सर, हम अगर ड्राइव करेंगे तो हमारा दिमाग आधा खर्च हो जाता है, उसको खत्म करना चाहिए। दिस इज अ मैक्रो सिटी, 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और माइक्रो इसका जो है चिंकी रक्षे पर इसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वही आपसे राजा सर, साहब मगर 5-3 साल, 2 साल पिछली हुकूमत के और 3 साल इस हुकूमत के एक लाइन प्रूव नहीं हुई। जबकि मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, यासर भाई माजरत में काट रहा हूं, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ये 6 लाइनें जो है ना मास ट्रांजिट की, ये उस वक्त से हैं जब बुशर आजादी केस हुआ था 1988 में। मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, उन्होंने मास ट्रांजिट सेल बनाया, उन्होंने कहा यहाँ पे 6 पर जो है मास ट्रांजिट बनना चाहिए। आज तक वो मास ट्रांजिट नहीं बना। पंजाब में घंटों के हिसाब से वो मास ट्रांजिट इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात हो रही थी जैसे उन्होंने कहा है, देखिए प्लान्स बहुत सारे थे माजी में, अगेन वही एग्जीक्यूट कौन करेगा? जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक मसला ओवर द ईयर्स और रहा वो ये कि वो जो 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट है वो मिसिंग है, जैसा भी इन्होंने तस्करा किया था बशीर साहब ने, कि वो जब मिसिंग होगा तो फिर ये जो ग्रास रूट लेवल के जो मसाइल हैं हल नहीं होते, बिल्कुल एक डेडलॉक बना रहा है। और उसके ऊपर ना कोई लेजिस्लेशन हुई। यहाँ पर एक वो पार्टी थी पॉलिटिकल, उनके साथ एक रिफ्ट थी, वो क्या मसला था आई डोंट नो। तो ये एक बड़ा मसला रहा है। अब ये बताइए कि मैं बार बार ये सवाल आपसे करने का मकसद ये है कि वफाकी हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम क्यों ठहराया जा रहा है, जबकि ये काम जो है वो सूबाई हुकूमत के करने के हैं। वफाकी हुकूमत अगर सड़कों को भी एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाए, ट्रांसपोर्ट का मसला भी हल करे, और ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिसको सूबाई हुकूमत को हल करने थे, लेकिन फिर भी फेडरल गवर्नमेंट टेकअप कर रहा है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर तो बताएं कि जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, क्यों फुलफिल नहीं हो रही है कि वफाक ने एक लमसम 1100 बिलियन का बतलाया, लेकिन उसमें सिंध के भी थे, उसमें डोनर्स एजेंसीज भी थे, वर्ल्ड बैंक के मिलाकर वो एक अमाउंट बनता था, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस रफ्तार से नहीं हो सका। उसके बाद फिर इन्होंने ECC ने 939 बिलियन का एलोकेशंस किया और उसके बाद 92 बिलियन का बजट में। अब ये फंड तो मुख्तस हो चुके हैं, ठीक है, और इस फंड्स में मैंने आपको बतलाया है कि बैरियर टाउन के भी फंड्स हमें मिलना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद पे है जो इसको करते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी सियासी जमात ने इस शहर को डिलीवर नहीं किया, वो सियासी जमात की ज़िंदगी भर के लिए मौत होगी पॉलिटिकल। ये शहर के लोग इस बार बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं कि जिन पे आपने रिलाई किया था, जिनको आपने सपोर्ट किया था, जिनको आप लेके आए थे फॉर ए चेंज, एक तब्दीली के नाम, ठीक है, वो तब्दीली किस हद तक नजर आई। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अदर देन के ये सूबाई जिम्मेदारी है या ये वफाक की है या ये सिटी गवर्नमेंट की है, हमें इस शहर को वायबल रखना है जो पूरे पाकिस्तान की मैशत का बैरोमीटर। ठीक है, अच्छा मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। अब चलें आप इसका भी जवाब दीजिए कि आप बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि सारे अफेयर्स को देखते हैं, शहर कराची के हवाले से आपने जैसे बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, रोड नेटवर्क एक होना चाहिए फाल, तो आपकी मज़ीद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं चाहूँगा चलें और निशानदेही कर दें, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन एरियाज़ ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर काम करेंगे तो हम अपने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। मैं चाहूँगा उसको हाईलाइट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा पोर्ट से जो हमारी जो सड़कों का नेटवर्क है, ठीक है, वो उनकी वो सख्त नहीं है, ठीक है, कि वो उस लोड को, उस ट्रैफिक को, उस वजन को बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, वो है इसकी वजह से यही है कि ये सिस्टम क्लैप्स हुआ है। अब वो कहते हैं कभी रात को 11 बजे हम छोड़ेंगे, कभी 11:30 छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आप एक दिन लेट हो जाते हैं। अगर वक्त पे 11 बजे वाली डेडलाइन में आप नहीं है तो वो गए, फिर वीकेंड आ गया फिर गए, ये ऐसा नहीं होता। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना पावरफुल बनाए कि फाल बनाए कि वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो सस्टेन कर सके। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा था कि वो फेडरल गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है जो इस प्लान के अंदर उन्होंने रखा है।
है। खास ये जो 92 बिलियन उन्होंने बजट में दिया है, इसमें तो सिर्फ 3 चीजें उन्होंने बताई हैं। पहला उनका ट्रांसपोर्टेशन का ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं ये समझता हूँ खुशाइन बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होना तो खड़े होके अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और क्योंकि ये बार बार बात दोहराई जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट एवरी नाउ एंड देन इसका तस्करा करती है, लेकिन कुछ बीच में जो पॉलिटिकल जो है वो आपको पता है हर्डल्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कंसिडरेशन में तो है। इससे पहले तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग था, कभी ना ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है, ना अपग्रेडेशन की बात हुई है, ना एक्सपेंशन की रोड्स की बात हुई है। एटलीस्ट हम ये तो विटनेस कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने कम से कम इसको एड्रेस तो कर लिया, वरना यहाँ तो लोगों की वो खत्म हो चुकी थी। ये देखें हौसला अफजा बात है कि उन्होंने इसे कंसिडर किया है। अब ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले भी कुछ भी कंसिडर नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, पेंडिंग में रही ना वो मसला, ये कि उनको भी 15-15 साल एक प्रोजेक्ट को वो लगा ना। अच्छा, उनके यहाँ भी बहुत कुछ हुआ है। अब ऐसा है कि इस गवर्नमेंट का तो प्रॉब्लम ये है ना कि सिर्फ यही गवर्नमेंट काम कर रही है, बाकी सब काम के नहीं थे। ये भी एक है ना इस गवर्नमेंट का। नहीं, वो एक्चुअली हर गवर्नमेंट का तरीकाकार ऐसा ही होता है, ये थोड़ा सा वो कर लिया जाए ना, अगर सारा करते ना। इनके यहाँ तो मुबालगा जो है वो इंतहा पर है इस मामले में। अच्छा, इनके यहाँ अब देखिए ना कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने 5 साल के अंदर अगर एनर्जी क्राइसिस रिजॉल्व किया है, तो अब ये उसको कहते हैं कि जी आपका कैट बढ़ गया। नहीं, लेकिन देखिए समझने की बात ये है ना कि इस वक्त आपको अपनी फिस्कल पोजीशन को देखना होगा, आपको अपने आप ज़्यादा इकोनॉमी को समझते हैं, मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ में आएगी। जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, डेट मैनेजमेंट के इश्यूज थे, पावर के जो क्राइसिस थे, वो पावर के क्राइसिस शक्ल में नहीं थे लोड शेडिंग के, लेकिन अदर देन दैट आपको पेमेंट्स का इशू था, जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है उनकी पेमेंट का इशू, और इसके अलावा एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम थी। अब अगर उसकी ऐसा नहीं कि अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। एक बात बता दूं, जहां पे डिसअपॉइंटमेंट है, और आप भी एग्री करेंगे मुझसे, K4 प्रोजेक्ट, वाटर का प्रोजेक्ट, जो पानी कराची वालों के लिए सबसे बड़ा उम्मीद थी, रोशनी थी। 3 साल के बाद एक मीटिंग हुई, मैं था मौजूद उसमें, चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसमें वाटर बोर्ड के चीफ और ये। अच्छा, लास्ट मीटिंग का जरूर इसमें हवाला दीजिएगा, जो लास्ट मीटिंग के अंदर जो प्रोजेक्ट के डिजाइन के हवाले से बात हुई थी, वही बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं था उसमें, मुझे बुलाया गया। ठीक है, ठीक है। एंड में घुमा फिरा के प्रेजेंटेशन, खूबसूरत ग्राफिक्स, राजा उसके बाद कहा कि जी रूट जो है टू रिविजिट, क्योंकि ये डायरेक्शन वगैरह जो है उसमें गलती है और उसको दोबारा करा जाएगा। कोई कहता है उस्मानी ब्रदर्स को पकड़े, कोई नेस्पाक को दोबारा दे दें। मैंने कहा खड़े होके कि 1 साल बाकी था, 3 साल गुजर चुके थे, 12-13 अरब खर्च हो चुका था। आप लोग ये कह रहे थे कल पानी की बूंद आएगी नजर या परसों नजर आएगी, आज आप उसका रूट कह रहे हैं गलत था। ठीक, और फिर उसके बाद ये वापडा को दिया गया, और मुझे उम्मीद है अल्लाह करे कि अब वापडा जो है कम से कम उसको, ये तो इससे तो इस तरह से मिसमैनेजमेंट जो होते हैं, ये ब्लंडर्स कहलाते हैं। मेरे ब्लंडर्स, अब मसला है कि गलतियां नहीं है, मैं ये ब्लंडर्स नहीं जा रहा था, लेकिन अब आपने हाईलाइट किया, उम्मीद लगा रहे थे, अब उनको मैंने कह दिया है कि 4-5 साल तक तो मैं राजा साहब भी जरा मुस्कुरा रहा है, मैं जरा पूछ लूं ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें से कहां गई? वो जो डिजाइन के हवाले से, अब क्योंकि इसकी बात हो गई है तो जरा ये भी बताएं ना, डिजाइन के हवाले से ये जो सारे ऑब्जेक्शंस थे, जो सारे आपके जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के बैठे हुए थे जब मीटिंग के अंदर ये बात हुई थी, वो क्या थी डिज़ाइन के हवाले से? जी देखिए, डिज़ाइन की अलाइनमेंट और ये तमाम चीज़ें जिस पर कराची के लोगों को बड़ा शक है कि वो जो सुपर हाईवे पर बड़ी कोई पोश आबादियां बन रही हैं, उनको ये पानी चला जाएगा, उनके लिए ये तमाम काम हो रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा इस पर रिजेंटमेंट है। ठीक है सर, कितने अरब लग रहे हैं इस पे? 100 अरब रुपए से ज्यादा का मंसूबा है। डिसैलिनेशन प्लांट कितने में लगता है? आप सोलर एनर्जी के साथ डिसैलिनेशन प्लांट लगाएं, इससे कम में लगेगा और ज्यादा बेहतर एग्जीक्यूट करके देगा। ये बात सही है राजा साहब, लेकिन आपको अपनी पैक देखनी है ना, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी ना। मैं बात कंप्लीट करूं प्लीज। एक बात, हमें जो पीटीआई से उम्मीद थी कि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लाएगी कराची शहर के लिए, वो नहीं आई है। ठीक है, कराची शहर की इंडस्ट्रियल, ये तो बता दिया कि ये तमाम चीजें हैं, मगर कराची शहर में जैसे वेस्ट टू एनर्जी है, नेपरा ने क्यों नहीं एक पॉलिसी दी है कराची शहर के लिए, वेस्ट टू एनर्जी की एक पॉलिसी लाई जाए, जो भी इसमें लगाएगा उसमें काम करेंगे। मेरा बिजनेस कम्युनिटी से भी शिकवा है। आप सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी को देखें सर, वो उन्होंने एयरलाइन बनाई, उन्होंने एयरपोर्ट बनाए, अपनी सड़कें बनाई, अपने स्कूल बनाए, अपने हॉस्पिटल्स बनाए, कोई बड़ी सनत नहीं, सारी एसएमई है वहां पर। यहाँ पे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स बैठी हुई हैं, कराची चैम्बर इतना बड़ा है, फिर फेडरेशन हाउस है, फिर OICCI है,
किसी ने आकर कराची शहर की ओनरशिप नहीं ली, पॉलिटिकल भी नहीं ली और बिजनेस कम्युनिटी ने भी नहीं ली। अगर बिजनेस कम्युनिटी एक स्टडी करके लाए कि जी हम वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम लेकर आते हैं, ठीक है, आज क्यों नहीं लेकर आ रहे? ठीक है ना, हम सिर्फ और सिर्फ सियासतदानी की बैशिंग करके आगे नहीं बढ़ सकते, हमें बिजनेस कम्युनिटी को भी देखना होगा। कराची के शहरी 30 साल तक स्कैटर्ड रहे एक पॉलिटिकल उसमें पैराडाइम में, अब वहां से निकले हैं, पीटीआई को वोट दिया है, तो कोई आउट ऑफ बॉक्स चीजें और सोल्यूशन कराची शहर के लिए आने चाहिए। कराची शहर के लिए दरिया सिंध से पानी लाना अब फिजिबल नहीं है। दूसरा, कराची शहर का जो फुजला जा रहा है समंदर में, उसको हम सी ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। कराची शहर की जो आबादी है वो ज्यादातर लैंडलॉक एरिया से आकर आबाद हुई है, उसके समंदर पे इन्हिसार कम है, वो मछली कम खाते हैं, इसी वजह से समंदर पोल्यूटेड है हमारा। उस समंदर की पोल्यूशन खत्म करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अब लास्टली क्योंकि इन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का तस्करा किया है, नाउ यू हैव टू डिफेंड दिस। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सेंस ऑफ ओनरशिप की अगर बात करते हैं ना, तो फिर सारे स्टेक होल्डर्स को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस प्लीज, माइंड यू सर। ये जो साइड का एरिया है या ये जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें, वो कहते हैं ओनरशिप नहीं है, रोजाना लंच डिनर हो रहे हैं, वेरी सॉरी हमको उसका सही है, लेकिन कोई प्लान नहीं है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइड में या कोरंगी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था, जो 4 अप्रूव किए थे मुशर्रफ साहब ने, 50% प्राइवेट सेक्टर ने देना था, 50% में फेडरल एंड ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, जो एक साइड का था, एक कोरंगी का था, एक बी एरिया का था और एक कलांडी का था। लेकिन हुकूमती एंड के ऊपर उनकी ना फंड्स रिलीज हो सके हैं और ना उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव एग्री किया था उस पर, तो लोगों ने अपने अपने लगाए। हमने अपनी फैक्ट्री में कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लगा लिया, सदीक सन्स ने अपना लगा लिया, एडीएम ने अपना लगा लिया, सूरती ने अपना लगा लिया। तो ये नहीं कि हमने तो अपनी एक्सपोर्ट को वाइबल रखना, नहीं तो वो तो आते हैं जो बायर्स के इंस्पेक्टर, वो तो हमें फेल करके चले जाते कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन, तो वो फेल कर देते हैं, हमारे से नहीं लेते। तो हमने किया है, हमने अपनी माशाल्लाह एक्सपोर्ट रिटेन रखी है, लेकिन वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन में जो वो अलग समझते कि वो चंक इसमें से मिसिंग हो गया, बस ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि हम अपने एंड से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक और बड़ा हमने सब में अपने कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट लगाया है। टैक्स भी दे रही है जी, वो टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट 5000 अरब जो पिछले 5 सालों में 20% के ग्रोथ से डबल हो गया है। राजा, एफबीआर का जो सेल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ से डबल हो गया। जो 2500 था वो 5000, सिंध में भी यही हुआ, सरपास हुआ, बड़ा है इशू। तो ये कौन दे रहा है? ये सर देखिए, बिजनेस कंपनी दे रही है। मेरी एक बात है, हम अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। यस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लास्ट वर्ड, कराची शहर से अगर यहाँ पे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर दें और उस पे बेशक आप सेस लें या फीस लें, कराची के शहरियों में ये सलाहियत है कि वो दे सकते हैं, बहुत ज्यादा ना हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ लियारी एक्सप्रेसवे की, शॉर्टली सर, टाइम सर वहां से लोग माइकोलाची से और वहां से चढ़ते हैं, सोहराब रोड पे उतरते हैं और सब टोल देते हैं। लोग गुलशन इकबाल से चढ़ते हैं उस पर और गार्डन पे उतरते हैं, टोल दे। जो टैक्स कल्चर कराची वालों में है, विद ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, वो हमने कहीं नहीं उसको सही पोटेंशियल को यूज तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो भी गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट मंसूबे ला रही है उसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी होनी चाहिए। अगर K4 नहीं आ रहा है तो भाई उसका अल्टरनेटिव डिसैलिनेशन होना चाहिए। जी जनाब, बिल्कुल पीटीआई की गवर्नमेंट से लोगों को, यहाँ के लोगों को ये उम्मीद ज्यादा थी। और जहाँ तक ये बात है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, बहुत एहतराम के साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान आउट ऑफ बॉक्स एक 10 12 मिनट की वीडियो लॉन्च की थी, जिसमें ये बताया सबके पास इस तरह की स्पीचेस हैं जी, बड़े भी किए थे। डिसैलिनेशन प्लांट पूरे गल्फ में, सऊदी अरब में, यूएई में यही चलता है, और सऊदी और यूएई और सऊदी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर भी किया है। डिसैलिनेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी बिल्कुल कराची में, आई थिंक हमें उसकी तरफ कंसंट्रेट। थैंक यू सो वेरी मच मिर्जा इख्तियार बेग, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आसिम बशीर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में, एंड देन राजा कामरान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बात हुई कुछ कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीनन वफाकी हुकूमत की एक जिम्मेदारी है और वो इस ही जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। बारहा इसके ऊपर फंड्स की एलोकेशन हुई है और बार बार इस हवाले से मीटिंग्स भी हो रही हैं
कि ये जो कराची शहर के बुनियादी मसाइल हैं, गो कि सूबाई हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी बनता है, लेकिन वफाक उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है और इसी हवाले से मुतादिद बार फंड्स की एलोकेशन हुई है। और इंशाल्लाह अब जैसा भी कुछ देर पहले ये बात हुई थी कि आपकी इकनॉमिक सिचुएशन में बेहतरी आई है, इंशाल्लाह कराची की डेवलपमेंट के हवाले पहले से ज़्यादा काम किया जाएगा और जो उसके बुनियादी मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, ट्रांसपोर्ट के और पानी और इस तरह के दीगर मसाइल हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।